नमस्कार साथियों, जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, जय श्रमदान। आज हमारे साथ में इस टॉक शो में जानी मानी हस्ती अशोक भारती जी हैं, नैक टूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी, किसान, महिला, जो वंचित तबका है उसके लिए लगातार ये बरसों से काम कर रहे हैं। कई साल हो गए, करीब 30 साल के आसपास, उससे अधिक समय हो चुका है। और मैं पिछले 5-6 सालों से सर को अच्छे से समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ और उनके काम को देख रहा हूँ। तो आज हम लोग पटना में हैं और आज ही हमारा विचार आया कि हम लोग क्यों ना एक संवाद करें, टॉक करें जिसमें समझें सर के बारे में और ये क्या विचार हो सकता है समाज के लिए और किस दिशा में हमें समाज को ले जाना चाहिए। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे जो एससी आरक्षण का जो वर्गीकरण था उसको आप कैसे देखते हैं और क्या नियत है इसके पीछे। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम साथियों का। और मैं आपके सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। मैं समझता हूँ कि कोई भी ब्राह्मणवादी सरकार वो दलितों को न्याय देने के लिए कुछ नहीं करेगी, पिछड़ों को न्याय देने के लिए कुछ नहीं करेगी। वो कुछ भी करेगी, ब्राह्मणवाद का एक ही एजेंडा है, बांटो काटो राज करो। तो हमें ये समझना है। तो मैं समझता हूँ कि उपवर्गीकरण और कुछ नहीं है बल्कि दलितों को खंड खंड करना ही उनका उद्देश्य है और खंड खंड करना और खंड खंड करके आपस में लड़वाना। मैं उदाहरण के लिए अगर आपको बताना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अनुसूचित जाति समाज के बारे में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सोशल कंपोजिशन है उसके बारे में जानकारी नहीं है और दलितों के नेताओं को भी जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों को तो है ही नहीं, दलित पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को भी जानकारी नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि मैंने तो सारी जातियों का पूरा सेंसस के आंकड़ों का अध्ययन किया है। वो आंकड़े ये बताते हैं कि दलितों की केवल 74 जातियां ऐसी हैं इस देश में जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है। दलितों की कुल आबादी है 2011 के हिसाब से 20 करोड़ भारत के अंदर 20 करोड़ और 20 करोड़ में केवल 74 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 5 लाख से ज़्यादा है, यानी जिनका कुछ परसेंटेज बनता है। देश में 416 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1000 से कम है। अच्छा। 300-350 के करीब, 371 के करीब जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1000 से लेकर 10,000 तक है। तो ये आंकड़े ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता है, ना किसी पत्रकार को पता है, ना किसी दलित या आदिवासी या पिछड़े समाज के सामाजिक कार्यकर्ता को पता है। और इसीलिए सरकार जो है, अब मान लीजिए जिसकी आबादी 1000 है, उपवर्गीकरण में उसको क्या मिलने वाला है, उसको क्या परसेंटेज मिलेगा उसको। लेकिन अगर उपवर्गीकरण नहीं रहेगा तो वो सारे के सारे 16.5% में आरक्षण का हकदार है। ठीक है। तो हमें समझना है कि उपवर्गीकरण जो है सबसे छोटी जो बिरादरियां हैं जिनकी आबादी 1000 है, 2000 है, 5000 है, 20,000 है, 50,000 है, उनको आरक्षण से वंचित करने का षड्यंत्र है। जबकि प्रचारित ये किया जाता है कि जो वंचित जातियां हैं, कम संख्या की जातियां हैं, अगर उपवर्गीकरण होगा तो लाभ उनको मिलेगा। बताएं वो कैसे लाभ मिलेगा। और फैक्ट ये है जो सर ने बताया कि जब आपकी संख्या में परसेंटेज बन ही नहीं रहा है और जब वहाँ पर आप संगठित ढांचे के अंदर हैं 16.5% में जी, तो आपके पास एक बड़ा फील्ड है, अवसर है, आप उसमें अपना लाभ ले सकते हैं। लेकिन जब वर्गीकरण हो जाएगा तो इस आधार पर आपको धीरे धीरे आरक्षण से वंचित करने का जो षड्यंत्र होता है कि जब वैकेंसी निकालते हैं, आप देखते हो तो उसमें 10 सीट है, तो 10 में पता चल रहा है कि सब जो है सवर्ण, ईडब्ल्यूएस और जिसको सवर्ण कोटा कहा गया है और सामान्य कर दिया जाता है। बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को कहीं दिया ही नहीं जाता है। तो इसी तरीके से ये खेल हो जाएगा कि जब उपवर्गीकरण होगा तो जो
छोटी वंचित जातियां हैं कम संख्या की, अगर उनको नहीं दिया जाएगा तो क्या वो प्रतिरोध कर पाएंगी? और अगर प्रतिरोध करेंगी भी तो जिनकी संख्या ही महज 1000 से 10,000 के बीच में है, क्या उनकी सुनी जाएगी? या जिनकी आबादी 1 लाख भी है, 1 लाख भी है, 20 करोड़ में 1 लाख की आबादी भी है, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? क्या परसेंटेज बनेगा उनका? अच्छा, दूसरी चीज़ एक और हम इसको समझते हैं कि जैसे ये तो शेड्यूल कास्ट को समझा, अब जैसे ओबीसी का जो वर्गीकरण है उसको आप कैसे देखते हैं? उसकी भी कहानी बिल्कुल शेड्यूल कास्ट जैसी है जी। ये बेसिकली जो हमको ये समझना है कि दलित आंदोलन की ताकत बड़ी जातियां हैं, क्योंकि बड़ी जातियों का मोबिलाइजेशन होता है तो वो समाज का नेतृत्व करता है। ऐसे पिछड़ी जातियों की जो ताकत है वो उसकी बड़ी जातियां हैं जो उसका नेतृत्व करती हैं। भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मणवाद ये चाहती है कि जो दलित और पिछड़ों की जो बड़ी जातियां हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उनको अलग थलग कर दिया जाए। उनको ये सब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मणवाद को चुनौती वो जाति नहीं दे रही है जिसकी आबादी 500 है, जिसकी जाति 1000 है, जिसकी आबादी 2000 है, जिसकी आबादी 5000 है। उसको चुनौती मिल रही है उससे जिसकी आबादी 1 करोड़ है, जिसकी आबादी 2.5 करोड़ है, जिसकी आबादी 50 लाख है। तो ये जो बड़ी बड़ी जातियां हैं जो ब्राह्मणवाद के लिए नासूर बनी हुई हैं, उनका दमन कैसे करें, उनको ख़त्म कैसे करें, उनको उनके लोगों के बीच में बदनाम कैसे करें। इसलिए आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बहाना चला, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो ये लगा कि 85 के 85 एसडीएम यादव बना दिए। अरे कहाँ है वो 85 यादव? आज तक लिस्ट नहीं मिली। तो आज तक वो लिस्ट नहीं मिली। लेकिन हमें ये पता है कि जब इस सरकार ने जुडिशियल अधिकारी नियुक्त किए जो अटॉर्नीज होते हैं, तो उसमें 60-70% ठाकुर और ब्राह्मण ही थे उसमें, बल्कि ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा ही होंगे। एक बादा यूनिवर्सिटी का आया था जिसमें 15 ठाकुर थे 16 में। तो असल उपवर्गीकरण केवल बहाना है, असली काम दलितों पिछड़ों को भटकाना है, उनको दबाना है और उनको उनके ही समाज के साथ लड़ाई लड़वाना है। दूसरा, आप जो काम कर रहे हैं नेकडोर के माध्यम से, जिसके जरिए आप हर साल जो फंड आता है उसका एनालिसिस करते हैं, बैकवर्ड को कितना मिला, शेड्यूल कास्ट को कितना मिला, इस बार भी करेंगे, हाँ, शेड्यूल ट्राइब को कितना मिला, माइनॉरिटी को कितना मिला, तो हम ये जानना चाहते हैं ताकि ये मैसेज हमारे समाज के लोगों तक पहुँचे कि कितना फंड हमारी कम्युनिटीज़ को, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ को सरकार देती है और उस फंड का कितना प्रतिशत लाभ हमारे समाज तक अब तक पहुँचा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2005-06 की बात होगी ये, और वो बात आज भी सत्य है। आपको जानकर आपके अंदाजे से ओबीसी समाज को सरकार कितना फंड देती है, परसेंटेज में कितना फंड देती होगी बजट का? मुझे तो नहीं लगता कोई विशेष आइडिया। देखिए, दलितों को जो वोट, जो परसेंटेज है वो के 2-2.25% के आसपास मिलता है बजट का टोटल। हाँ, क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़ी इसलिए मिलता है। ठीक है, अमाउंट में वो करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास, 1,41 करोड़, 1,41,000 करोड़ के आसपास होता है। आदिवासियों को भी उतना करीब करीब मिल जाता है। मैं ओबीसी को ये बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ ओबीसी को भारत के बजट का 0.05% भी नहीं मिलता है। आप भारत सरकार के आंकड़े खोज लीजिए। ओबीसी समाज की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं। अखिलेश यादव उनके पूर्व सीएम थे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। मैं दावे से कहता हूं उनकी सरकार में भी पिछड़ी जातियों के बजट का जो परसेंटेज है वो 1% से कम ही हुआ। इतनी बड़ी आबादी, 52% जिस समाज की आबादी है उसको भाई 5% तो बजट में उनकी हिस्सेदारी बनती है, नहीं बनती है, हिसाब से तो ज़्यादा बनती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप, क्योंकि ओबीसी का जो बजट में, केंद्रीय और सरकार के जो बजट में जो ओबीसी को पैसा मिलता है वो ओबीसी विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, उसके तहत उसका बजट एलोकेट होता है। आप ओबीसी के लिए कितनी योजनाएं हैं उसकी खोज कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा ओबीसी के लिए योजना ही नहीं है, कोई योजना नहीं। तो और ओबीसी के नेता जिनका संसद में भरमार है और जिनका ये प्रधानमंत्री है, ओबीसी समाज को भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, अगर तुम हमारे समाज को 5% बजट भी नहीं दे सकते तो आप काहे को ओबीसी का दावा करते हो कि आप ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री? बिल्कुल।
अच्छा, दूसरा एक और है, सबसे बड़ा जो किसी समाज की उन्नति का आज के दौर में जो जरिया है, माध्यम है, वो एजुकेशन है। बिल्कुल। और देखने में ये आया है कि हजारों करोड़ रुपया एजुकेशन पे नाम पर खर्च होता है, लेकिन विशेष रूप से विशेष जातियों को मिलता है। एजुकेशन जो एजुकेशन के रूप में जो बजट आता है, क्या उस बजट का लाभ हमारे ओबीसी एससी एसटी को दिया जाता है? अब तक आपके हिसाब से, जो आपके पास डेटा आप एनालिसिस करते हैं, उस आंकड़ों के अनुसार कितने दलित पिछड़े आदिवासियों को आउट ऑफ कंट्री एजुकेशन के लिए भेजा गया है? कोई इसका डेटा है? देखिए, भारत में मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि भारत से जितने भी लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, उनमें से मुश्किल से 2 से 3% लोग जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों के होते हैं। क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों के लिए वो इकोसिस्टम नहीं है जिस इकोसिस्टम के तहत लोग विदेश जाते हैं। मैं नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के तहत मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। ठीक है, हमने कोशिश भी की थी। आजकल हमारे बहुत सारे संगठन हैं, जैसे बहुत सारे संगठन हैं जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लोगों को बाहर भेजने में सहायता कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने उनके लिए कोई बड़ी योजनाएं नहीं चलाई हैं। केवल एक योजना है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, उसमें कुछ ओबीसी को भी मिलता है, कुछ दलित को मिलता है। 100 लोग हैं। अब आप लगाइए कि ऑल ओवर इंडिया केवल 100 स्कॉलरशिप हैं, 100 भी हर साल नहीं जा पाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनका कंडीशंस ऐसी हैं कि वो जा ही नहीं पाते। तो ऐसी ओबीसी के लिए भी मेरे ख्याल में कुछ 10, 20, 50 होंगी, आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन शेड्यूल कास्ट के लिए 100 स्कॉलरशिप हैं, ऐसी आदिवासियों के लिए शायद 100 स्कॉलरशिप हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि जिस समाज की आबादी 16% है, तो अगर भारत से 100 बच्चे विदेश जा रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट का दावा है कम से कम 16 बच्चे शेड्यूल कास्ट के जाने चाहिए। बिल्कुल। और हमारा दावा ये है कि शेड्यूल ट्राइब की आबादी 8.5% है, तो विदेश जाने वाले बच्चों में 8.5% का दावा आदिवासी का बनता है और 8.5% बच्चे आदिवासी के विदेश की शिक्षा में भेजे गए हैं। हमारा दावा ये है कि ओबीसी समाज की आबादी 52% है। ये मंडल कमीशन ने कहा है, हमारे आंकड़े नहीं है, मंडल कमीशन के आंकड़े हैं। भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है इनको। हमारा दावा ये है, हमारी मांग ये है कि विदेश जाने वाले सारे बच्चों में कम से कम अगर 52 नहीं कर सकते तो आधे बच्चे ओबीसी समाज के विदेश पढ़ने जाने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सरकार डेलिबरेटली अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और आदिवासी समाज की कॉस्ट पर, उसकी कीमत पर सवर्ण समाज को प्रमोट कर रही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने मंडल कमीशन की जो बात की, अभी जैसे हम देख रहे हैं जाति जनगणना को लेकर के तो चीज़ें चल रही हैं, हम इसका क्वेश्चन बाद में लेंगे, लेकिन मुख्यतः जब मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन ने तो आबादी के अनुसार बात की थी जी, लेकिन वो कोर्ट में गया और कोर्ट में बैठे हुए लोगों ने उस पर एक कैप लगा दिया कि भाई 50% से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसके अनुसार केवल 27 रहेगा। तो जब 27 भी हो गया तो मंडल कमीशन कहा कि भाई जहाँ ज़्यादा है पहले से 27 से, तो वो वैसे के वैसा ही रहेगा, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ 27 होना चाहिए। अब ये यूपी और बिहार जैसे कुछ राज्यों में तो 27 हो गया या उससे ऊपर है, लेकिन वहीं हम देखते हैं हिंदी पट्टी में ही अगर देख लें तो मध्य प्रदेश उदाहरण है, राजस्थान उदाहरण है, 21% है ओबीसी के लिए। और मध्य प्रदेश में कई साल से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। अभी 18 को फिर ओबीसी के लोग वहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू करेंगे। 14% रिजर्वेशन अटकाया हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि भाई हम ओबीसी को मजबूत करने के लिए हमने ओबीसी कमीशन बनाया और उसको हमने संवैधानिक दर्जा दिया, ओबीसी संसदीय समिति हमने बनाई, ये किया और तमाम सारी चीज़ें। प्रधानमंत्री को दावा करता है कि भाई मैं तो ओबीसी का बेटा हूँ और मुझसे ज़्यादा, जब दावे का मतलब सीधा ही कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, तो मुझसे ज़्यादा ओबीसी का चिंतक कौन है? जबकि देखने में ये आता है कि हर जगह ओबीसी को रौंदने का काम बीजेपी, मनवादी लोग, आरएसएस के लोग लगातार कर रहे हैं। और इसमें कोई एक दल ही नहीं कि एक दल विशेष के हैं, ये एक विचारधारा विशेष के हैं जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं। तो क्यों आखिर मध्य प्रदेश वालों को 27% नहीं दिया जा रहा? आखिर राजस्थान में क्या बैरियर है कि उनको 27% नहीं दिया जा रहा? जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तब तो ये चीज़ नहीं आई कि 50% का कैप है, उसको आपने तोड़ दिया।
24-48 घंटे के अंदर तोड़ दिया, और 10%, और वो भी उनको 10% दिया जिनकी आबादी टोटल 10% नहीं है। जिनका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी सरकारी सेवाओं में उनकी जाति की आबादी से ज़्यादा है, ओवर रिप्रेजेंट है, और जनसंख्या भी उतनी 10% उनकी नहीं है अगर हम देखें तो ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद भी 10% उनको किसे आदर दिया कि वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर, यानी कि 10% की आबादी में 10% गरीब है। और इधर जो बैकवर्ड है, और सरकार ये कह रही है कि हमने गरीबों की संख्या घटा के 5.5% कर दी है, और रिजर्वेशन 10% है। तो ये बताइए अब क्या दिक्कत आ रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या दिक्कत आ रही? कैप एक तरफ हट गया है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि नहीं, कैप है 50% का, इसलिए नहीं बढ़ाया जा रहा। तो ये क्या है? देखिए अनिरुद्ध जी, मैं समझता हूँ कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लेकर लोगों में बहुत गलतफहमी है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और इसमें मैं मानता हूँ कि बीपी मंडल जी की एक जो सिफारिश थी, उस सिफारिश में खोट है, और मैं ये विनम्रता से कहना चाहता हूँ वो खोट है सिफारिश में। वो खोट क्या है कि मंडल आयोग ने खुद ये कहा कि एससी के लिए इतना रिजर्वेशन, एसटी के लिए इतना है, और मंडल आयोग ने खुद माना कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सुन मेरी बात सुन, ठीक है? और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये खोट है जी, इसलिए कह रहा हूँ ये खोट है जी। वो बात तो कर रहे थे कि मंडल आयोग ने ये जरूर कहा है कि प्रोपोर्शनेट आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन जब सिफारिश उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि क्योंकि शेड्यूल कास्ट का 15% है, आदिवासी का 7.5% है, तो ये इतना हो गया, तो 27% होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भाई ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना। मैं समझता हूँ कि ये जो अनुशंसा थी उनकी, ये बैकवर्ड समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायी अनुशंसा सिफारिश है, स्पष्ट होना चाहिए था। उनको ये कहना चाहिए था, उनको क्यों कहना कि 27% रिजर्वेशन चाहिए, उनको ये कहना चाहिए था कि ओबीसी समाज को उसकी आबादी के उनकी सिफारिश ये होनी चाहिए थी कि ओबीसी समाज को उनकी आबादी के अनुपात में सरकार को आरक्षण का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को लेकर, क्योंकि वो एक न्यायिक व्यक्ति थे, हमें ये समझना, मैं कह रहा हूँ कि बीपी मंडल साहब बड़े न्यायिक जस्टिस वाले आदमी। उनको लग रहा है कि देखो इस देश में ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और भारत की संविधान सभा में भी ये डिबेट थी कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये हो गया, तो चलो अभी ये तो इतना अनुसूचित जाति जनजाति का तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, तो चलो जो 50% में फिर ये 27% बचा है भाई दे दो। मैं समझता हूँ कि उनको कहना चाहिए था कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि ओबीसी समाज को उसकी आबादी के हिसाब से अनुपात में मिलना चाहिए, और ये जो बैरियर है इस बैरियर को हटाना चाहिए। ये उन्होंने नहीं कहा, और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा वो है। तो लेकिन हो गया, उन्होंने कह दिया 1980 में कह दिया, अब हम आ गए हैं 2024-25 में। हम भारत सरकार ने ये फैसला किया, और कई राज्यों ने भी फैसला किया कि हमारे यहाँ रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा रहे। कर्नाटक ने किया, तमिलनाडु ने किया, आंध्र प्रदेश ने किया, सब ने किया। और जब आर्थिक आधार पर सरकार ने आरक्षण की बात की तो उन्होंने भी कहा कि नहीं 50% की सीमा लागू नहीं, को 60% कर दिया। मैं कहता हूँ कि ओबीसी लीडरों को ये बात कब समझ में आएगी, वो कब इस बात को लेकर सड़कों पे उतरेंगे कि हमें हमारी आबादी के हिसाब से आरक्षण चाहिए। हेल विद योर दिस एंड दैट। और मैं समझता हूं कि आज ओबीसी समाज को मजबूती के साथ ये कहने की ज़रूरत है कि हमको नहीं पता सरकार क्या करेगी, हमें हमारी आबादी के हिसाब से, हमारी आबादी के अनुपात में हमें सरकार में, प्रशासन में, न्यायपालिका में, मीडिया में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, केंद्रीय सरकार की नौकरियों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, प्राइवेट सेक्टर में, जहां भी सेवाएं हैं, जहां भी नौकरियां हैं, जहां भी अपॉर्चुनिटी हैं, जहां भी अवसर हैं, यहां तक कि भारत की जमीन के भूभाग का भी 52% हिस्सा ओबीसी के पास होना चाहिए। हाँ, ये आदिवासियों की मांग होनी चाहिए। बिल्कुल, ओबीसी, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट की ये मांग होनी चाहिए, और ये कि संवैधानिक मांग है, ऐसा नहीं कि असंवैधानिक है। क्योंकि भारत या किसी भी राष्ट्र में हर एक नागरिक का महत्वपूर्ण योगदान होता है उस राष्ट्र का निर्माण करने में, तो उसके संसाधनों का उपभोग करने में उसका पूरा हक है।
उसको उस देश के सारे संसाधनों में बराबर का हिस्सा मिलना ही चाहिए। अनिरुद्ध जी, इसमें एक बात और है जी। हमारा देश संसदीय लोकतंत्र वाला देश है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ठीक है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस हिसाब से देश में अगर किसी भी जाति को उसकी आबादी के अनुपात से ज्यादा हिस्सा मिल रहा है तो वो हिस्सा दूसरे समाजों की कीमत पर मिल रहा है। और ये सरकार की जवाबदेही बनती है कि अगर ओबीसी का हिस्सा कम है तो उसके हिस्से को बढ़ाया जाए, अगर ब्राह्मणों का हिस्सा ज़्यादा है तो उसके हिस्से को कम किया जाए। अगर सरकार नहीं कर इकोनॉमी की वजह से तो सरकार इकोनॉमी का साइज बढ़ाए, सरकार सुविधाओं का साइज बढ़ाए। तो ये हमें करना चाहिए। मेरा मानना है कि अभी लोकतंत्र का भी तकाजा है कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। हिमांशु, एक मिनट देख लो कौन है, फिर बैठ जाना ऐसे ही। अच्छा, अभी हम लोग मंडल कमीशन का जिक्र कर रहे थे, तो जब मंडल कमीशन को लागू करने की घोषणा वीपी सिंह साहब ने उस समय की थी तो आप यंग और मैच्योर रहे होंगे। नहीं, मेरे को तो अटैक किया गया था मेरी छाती में, मैं तो मरते मरते बच गया था। मंडल कमीशन दे दिया? मैंने मंडल चौक बनाया था। अच्छा। उन्होंने मनोज झा जी ने और उनके साथियों ने तो क्रांति चौक बनाया था रामजस कॉलेज के चौराहे को। अच्छा। मैंने मॉरिस नगर के चौराहे को मंडल चौक बनाया था। अच्छा। तो और मैंने प्रो मंडल फोरम बनाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस वक्त। अच्छा, तो ये थोड़ा सा समझना दिलचस्प होगा क्योंकि आप उस दौर के उस मूवमेंट के पार्टिसिपेटर हैं और आपने वो सारी चीज़ें न सिर्फ आंखों से देखी बल्कि उसमें पार्टिसिपेट भी किया है, क्रिया प्रक्रिया सारी चीज़ें की हुई हैं। तो उस समय जब मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा वीपी सिंह ने की तो जो विपक्षी खेमा था, सवर्णों का रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं तो तमाम पॉलिटिकल, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट मूवमेंट में भी था और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो इत्तेफाक की बात है मैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन कर चुका था और उस वक्त मैं जो है कोशिश कर रहा था, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था मैं। तो मुझे लगा कि यार ये जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सवर्ण समाज ने, ख़ास तौर से मीडिया ने और अनफॉर्चुनेटली वीपी सिंह की सरकार के जो काबीना सचिव थे, वो एक पांडे जी थे, ये सब लोग मंडल आयोग की अनुशंसाओं के खिलाफ थे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि तो उस वक्त जो है पूरा सवर्ण समाज, अरुण शौरी रोज खोज के इंडियन एक्सप्रेस में मंडल कमीशन के खिलाफ लिखा करते थे, सारे टाइम्स में सारे अखबार उसके खिलाफ लड़ते थे। केवल सुरेंद्र प्रताप सिंह जो नवभारत टाइम्स के एडिटर थे वो मंडल आयोग के पक्ष में कुछ छापते थे, वो उसके पक्षपाती थे। और सड़कों पर सवर्ण समाज के लोगों ने, यहाँ तक कि पिछड़ी जाति के लोगों को भी भड़काया। और उस वक्त फिर हम लोगों ने, आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो रामजस कॉलेज का चौराहा है उसको क्रांति चौक बनाया। आज जो है बहुत सारे लोग जो आज मंडल के पक्ष में बोल रहे हैं उनमें से कई लोग उसमें भी शामिल थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और जब हमें लगा कि ये तो सारा सवर्ण हो रहा है, तो चूंकि मैं मुक्ति करके एक ऑर्गेनाइजेशन तब चलाता था, फिर हमने बहुत सारे लोगों की मीटिंग बुलाई और हमने प्रो मंडल फोरम बनाया। और प्रो मंडल फोरम ने तय किया कि रामजस कॉलेज के चौराहे के सामने जो बड़ा चौराहा है उसको हम मंडल चौक बनाएंगे। तो मॉरिस नगर चौक का नाम हमने मंडल चौक रखा। ठीक है, और वो दिवाली तक चला आंदोलन। तो फिर किसी ने कहा कि उस वक्त उन्होंने, सवर्णों ने कहा कि हम इस बार काली दिवाली बनाएंगे। तो हमने उनको कहा, अरे भाई तुम तो पहली बार काली दिवाली बना रहे हो, हमारी तो सदियों से काली दिवाली बन रही है। ठीक है, और फिर हमने जिस दिन हमने मंडल चौक बनाया, हमने उपेंद्र बख्शी वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और उनकी नाक के नीचे ये आंदोलन चल रहा था। तो हमने डिमांड किया कि उपेंद्र बख्शी को रिजाइन करना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एटमॉस्फेयर को वो नॉर्मलाइज करने में फेल हो गए हैं, इसलिए उनको वीसी से हटाएं। और जब हमने ये कहा तो तब वीसी का बयान आया, नहीं हम यूनिवर्सिटी में नॉर्मल सी चाहते हैं। तब यूनिवर्सिटी से एंटी मंडल मूवमेंट खत्म होना शुरू हुआ। उसमें मुरली मनोहर प्रसाद सिंह होते थे जो डूटा के प्रेसिडेंट थे, वो भी हमारे साथ थे। हमने बहुत सारी जो है, अगर आप उस वक्त के अखबार देखेंगे तो उसमें प्रो मंडल फोरम का जिक्र मिलेगा, अशोक भारती का जिक्र मिलेगा उस पर। और इतना हुआ कि मेरे एक दोस्त के घर आके मेरे को चाकू से मेरे पर अटैक किया गया। मैं बाल बच गया, नहीं तो मेरे को मार देते थे। तो हमारे कई लोगों को उस दौरान, जब हमारे बहुत सारे साथियों को मुकदमा, लड़ाई झगड़े फंसाया गया, तो
कोर्ट के जज हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। न्यायपालिका सारी की सारी सवर्ण न्यायपालिका जो है हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उनको लग रहा था सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ न्याय की बात कोई सोच ही नहीं रहा था। अच्छा, उस समय ये भी था कि कहीं कोई मर गया, बीमारी से मर गया या हाँ, वो भी सब में, तो उसमें भी दिखा दिया कि मंडल कमीशन के विरोध में सवर्ण युवा, किसने आग लगा ली, किसने आत्महत्या कर ली। अच्छा, वो इतनी झूठी कहानियां थी जो बाद में सब धीरे धीरे सारी झूठी कहानियां सामने आई थी। एक लड़का था, क्या नाम था, गोस्वामी। हाँ, गोस्वामी जो मर गया था, जो आग जला के मर गया था, आग जला के, वो बैकवर्ड क्लास का लड़का था, उसको भड़का दिया। मुझे लगता है उसको आग लगाई गई थी, लगा के मरा नहीं था वो शायद जो है। और उसके बाद फिर वो लोगों को भड़का दिया, उसको ड्रामा करना था, लेकिन वो ड्रामा को एक्सीडेंट हो गया, बना दिया गया और उसको आग लगा के जला दिया, बहुत सारा तेल डाल के। जी 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 जी। और उसके बाद उसके परिवार को पता चला, वो बाद में मरा, बहुत बाद में मरा है। जी जी, वो तड़प के मरा। उसको भी इस बात का पश्चाताप हुआ कि भाई हमें मालूम नहीं था। जी जी जी। और उसके परिवार में एक दो लोग मंडल कमीशन का लाभ भी ले रहे हैं। तो ये तो पूरा रहा है कि किस तरीके से वंचित तबके को अधिकारहीन बनाना है। ये पूरा जो सवर्ण लॉबी रही है, इसका ये हमेशा रहा कि भाई हर चीज़ पे हमारा एकाधिकार होना चाहिए, जो भी है वो हमारे लिए है, और एक तरीके से कि भाई धरती के मालिक हम हैं, वो पूरा सिस्टम इनका रहा है। और जरा सा भी किसी को उसका हक दिया जाता है तो इनके पेट में मरोड़ उठ जाती है, सीने में चुभन होने लगती है। तो ये तो चीज़ें निश्चित तौर पर देखने को रही हैं। लास्ट एक सवाल है हमारा, राहुल गांधी जी हैं, कल पटना में भी कार्यक्रम होना है, आप भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, हम भी करेंगे, जी जी, दोनों लोग कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस जाति जनगणना को लेकर के खूब जोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं, और हम इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जाति जनगणना कांग्रेस सत्ता से बाहर है, और ये करा तब सकते हैं जब सत्ता में आएंगे। जी जी जी। लेकिन अगर ये सत्ता में नहीं आए, उसको लेकर के इनका क्या प्लान है जाति जनगणना पर? अभी तक इनका जाति जनगणना को लेकर कोई आंदोलन नहीं है, सिर्फ मंचों से बयान होता है। दूसरा, 50% कैप हटाने की तो बात करते हैं, लेकिन मंडल कमीशन को लागू करने की, या मैं कहूँ कि आज तक मैंने राहुल गांधी के किसी भी वक्तव्य में मंडल कमीशन का जिक्र नहीं सुना है। तो क्या देखते हैं कांग्रेस को लेकर के आपकी, क्या वास्तव में कांग्रेस वंचित तबके को राइट्स देने के पक्ष में है, या सिर्फ ये एक पॉलिटिकली लाभ लेने का एक पूरा इनका अपनी थ्योरी है, जैसे कि बीजेपी का रहा है उस दौर में? जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने देखा पहली बार जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तो एंटी यादव कि भाई यादवों को हम सत्ता से क्या पूरे यूपी के हर सिस्टम से बाहर कर देंगे और हर जगह नॉन यादव को बिठा देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब बीजेपी ने कब्जा किया तो हर जगह सवर्ण लॉबी पूरे सिस्टम के अंदर हावी हो गई। यादवों का जो मिलना था, होना था, वो अलग रखिए, लेकिन जिन्होंने एंटी यादव वोट करके बीजेपी को स्ट्रॉन्ग किया, उन लोगों को कहीं भी कोई लाभ नहीं मिला। क्या कहीं ऐसा ही तो नहीं कि मतलब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज़ को साधने के बाद में कांग्रेस फिर उसी थीम पे चलेगी कि जिस तरीके से 10 साल तक मंडल कमीशन को टोकरी में डाल के रखा, रद्दी में। उसके बाद राजीव गांधी जो थे, उन्होंने तो मंडल कमीशन का विरोध किया सदन के अंदर कि भाई कीड़ों का डब्बा बताया इसको। तो ये तो नहीं है कि केवल एक दिखावा चल रहा है और कुछ नहीं। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो हमें राहुल गांधी जी के बारे में समझना चाहिए। राहुल गांधी फिलोसोफर एक्टिविस्ट है, ये हमें समझना है। और फिलोसोफर एक्टिविस्ट जो है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट और नई चीज़ों को अप्रिशिएट करता है। और राहुल गांधी जी ने जो ये मुहिम शुरू की है, सामाजिक न्याय की जो मुहिम शुरू की है, मुझे लगता है उसकी क्रेडिबिलिटी है। और हमें यकीन है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो बात होगी। और जो राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी 3 बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जाति जनगणना जो है इंडियन सोसाइटी का एक तरीके से सोशो इकोनॉमिक एक्सरे है। मैं समझता हूँ कि जब एक बार सोशो इकोनॉमिक एक्सरे आएगा तो उससे जो ताकतें निकलेंगी जी, वो ताकतें अपने आप में कोई भी सत्ता में आए उसको बाध्य कर देंगी कि वो उनके साथ सामाजिक आर्थिक न्याय करें, वो तय करेंगी, देश की तरफ जाएगा। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि 50% की सीलिंग हम तोड़ेंगे, मैं कहता हूँ 50% की सीलिंग तोड़कर किसको फ़ायदा होने वाला है? अनुसूचित जाति को तो उसकी आबादी का हिस्सा मिल रहा है, अनुसूचित जनजाति को उसकी आबादी के हिसाब से संवैधानिक प्रावधान है,
असली फायदेमंद कौन है? बैकवर्ड है। और मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया था, शायद वो वजह हो सकती है कि राहुल गांधी जो है उसका जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि वहां 27% की सीमा है। आपने जो डिमांड किया है, मंडल साहब ने जो डिमांड किया है, केवल 27% की डिमांड की है उन्होंने। राहुल गांधी ओबीसी समाज को 27% से ज्यादा आरक्षण देने की बात बिना मंडल आयोग का नाम लिए कर रहे हैं। तो हमें समझना है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जो है एक संभावना है, लेकिन जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जातियां हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको एक बात समझनी है, अगर उनकी आवाज़ मजबूत नहीं होगी, उनकी आवाज़ अगर राहुल गांधी के पीछे नहीं लगेगी, तो कांग्रेस का इतिहास है, वो पार्टी मौलिक तौर पर सवर्णों की पार्टी रही है। सवर्णों की पार्टी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और माइनॉरिटी के बूते पर इस देश में लंबे समय तक सरकार चलाई, राज किया। लेकिन राहुल गांधी उससे अलग सोच रहे हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस सवर्ण समाज से इतर जाके पार्टी को बनाने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है इस मामले में हमें राहुल गांधी का साथ देना चाहिए। और हमारे सामने आज की तारीख में उनसे बड़ा हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि, और हमें समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर हमारे समाज की आवाज़ को उठा रहा है, अगर हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे, तो कल को कोई भी व्यक्ति हमारे समाज की आवाज़ उठाने के लिए सामने नहीं आएगा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। और ये आवश्यकता भी है। देखिए, अगर कोई लीडर आपकी आवाज़ उठा रहा है, विश्वास करना होता है। और पीछे क्या हुआ, मैं इस तरह देखता हूँ कि कम से कम ठीक है, कांग्रेस ने 70 सालों में आपको कुछ नहीं दिया आपके हिसाब से, लेकिन इतना भी यकीन करिए कि बीजेपी की तरह उसने आपको गौ गोबर और गंगा मूत्र भी नहीं पिलाया, बीजेपी की तरह उसने हिंदू मुसलमान दंगा भी नहीं कराया, और कम से कम संविधान को बचाए रखा। अगर ऐसा नहीं होता तो 70 साल एक तरफा उसका राज्य, अब तक जो आप कहते हैं जो माहौल बनाया गया, एक तरफा राज रहा, ताकत हाथ में रही है, संविधान खत्म कर दिया होता, लागू ही नहीं होने दिया होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें बीजेपी आरएसएस से लड़ना है तो एक लाइन क्लियर करनी पड़ेगी, और जो उससे टक्कर ले सकती है उसको मजबूत करना पड़ेगा। बाकी सत्ता में आने के बाद कौन क्या होता है, चीज़ें हमारे हाथ में हैं। हमारे पक्ष में नहीं होता है तो विरोध करने के लिए स्वतंत्र है, और होता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यही होना चाहिए जो हमारे साथ खड़ा है। आप सोचिए, जाति जनगणना का जहाँ तक सवाल है, कई सालों से हम लोग इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, तमाम लोग उठा रहे हैं, लेकिन क्या किसी नेता ने इस पर राहुल गांधी की तरह इस तरह का मूवमेंट चलाया? अखिलेश यादव चला सकते थे, तेजस्वी भी एक यात्रा निकाल सकते थे पूरे देश की, सक्षम है, या फिर नीतीश जी कर सकते थे, या नायडू जी कर सकते थे, और भी तमाम बैकवर्ड के नेता हैं। लेकिन उन्होंने ये सब करना शायद उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता विशेष नहीं है। जब चुनाव आना है तो 2-4 सभाओं में आप जाति जनगणना बोल दीजिए, किसी इंटरव्यू में आप जाति जनगणना बोल दीजिए, और उससे आपको वोट मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या ही करना है, समाज से लेना देना कुछ है नहीं। तो यही सारी चीज़ें रही हैं, और इसीलिए हम जैसे जो लोग हैं जो इस बात को समझ रहे हैं, वो राहुल गांधी को सपोर्ट करने की एक कोशिश कर रहे हैं सोशल मूवमेंट के नज़रिए से, क्योंकि वो हमारी कम से कम बात करने वाला एक नेता भी राष्ट्रीय स्तर पे है जो इस तरह से खुल के बात कर रहा है। नहीं तो बाकी लोगों का तो ये है कि उनकी जो परिभाषा होती है किसी चीज़ की, वो क्लियर ही नहीं होती। मैं नाम लूँगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा बेवजह। तो वो जो भी कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, हर एक इंटरव्यू में हर एक दिन उसकी परिभाषा चेंज होती है। आज उसी शब्द का अर्थ कुछ बताएंगे, और थोड़ी देर बाद उसी शब्द का अर्थ बदल करके कुछ और हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आज का हमारा टॉक शो था, और जैसा कि आप जानते हैं कि भाई हम लोग पत्रकार नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा ये उम्मीद मत रखिए कि क्वालिटी और डायलॉग डिलीवरी और तमाम सारी चीज़ें, लेकिन गारंटी है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो ये हमने आपके सामने रखा, और अशोक भारती सर हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, मार्गदर्शक हैं, और मूवमेंट मिशन के साथी हैं, आप जो कह सकते हैं।
गुरु भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। और मैं आपका अपना पराया जो भी सही अनिरुद्ध सिंह विद्रोही। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय जोहार, धन्यवाद।